हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं 1600 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया आई थी। तो इंडिया में आने के बाद इसका मेन पर्पस क्या था? ट्रेड। मेन पर्पस इसका ट्रेड था। इससे पहले क्या होता था कि राजा रानी अपने अपने राज्य में अपना शासन करते थे अपने अनुसार रूल बना के। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो सबसे पहले ये ट्रेड करने के लिए आई। अब ट्रेड करना इसने शुरू किया लगभग 100 से 150 सालों तक, 100 टू 150 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया? ट्रेड का काम किया। अब 100 टू 150 ईयर्स तक इन्होंने ट्रेडिंग की। अब इसके बाद क्या होता था कि ये आते थे यहाँ पे, यहाँ से मसाले, स्पाइसेस, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें लेकर जाते थे। तो यहाँ से जब ये लेकर जाते थे तो इनको 60 टाइम्स, 60 गुना लगभग मर्चेंट जब यहाँ से वापस जाते थे तो उनका आने जाने का खर्च, यहाँ पे रहने का खर्च, सामान की कीमत, सब कुछ काटने के बाद, सब कुछ निकाल देने के बाद उनको लगभग 60 गुना फायदा होता था। अब जब 60 गुना फायदा हो रहा था तो अब 60 गुने फायदे को इन्होंने सोचा कि अगर हम ट्रेड करने आए हैं तो ट्रेड करने में हमें इतना फायदा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेड कर रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसे इंग्लैंड लेकर जा रही है। फिर जब इतना फायदा इन्होंने देखा तो सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे धीरे धीरे अपना अधिकारी जमाएं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे पॉलिटिकल मैटर्स में, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, धीरे धीरे इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया। जब इनका हस्तक्षेप धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो हम जानते हैं कि इनकी जो तो इनका हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया तो ये धीरे धीरे अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगे। अब पावर्स को इंक्रीज करने के लिए इनको क्या था कि सबसे पहले इंडिया के बारे में अच्छे से जानना कि इंडिया के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कैसे हैं। तो इंडिया के लोग अक्सर हम जानते हैं कि धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, किसी के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाते, अपने से मतलब रखते थे, अपना खाया पिया पड़े हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स आए थे इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था। अब हम जानते हैं कि लगभग 150 सालों तक ट्रेडिंग करने के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी होता है। अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है। इसमें इन्होंने क्या किया कि बंगाल के नवाब को, बंगाल के नवाब को इन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया। अब बंगाल के नवाब को तो इन्होंने हरा दिया। के बाद फिर लगभग 7 सालों के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो इन्होंने क्या किया कि बैटल ऑफ बक्सर में, अगर मान लो कि ये इंडिया का मैप है, आधा पार्टी है, तो यहाँ पे ये बंगाल है, यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे आपका था अवध। बंगाल के नवाब, अवध के जो राजा थे, और दिल्ली में जो मुगल सल्तनत के लास्ट एम्परर, इन तीनों लोगों को बिहार, बिहार के बॉर्डर, बिहार यूपी के बॉर्डर पे एक जगह है बक्सर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने इन तीनों लोगों की सम्मिलित सेना को डिफीट कर दिया। तीनों लोगों की सेना एक साथ थी, ब्रिटिशर्स अकेले थे, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। अब हराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
कि इनको दीवानी मिल गई यहाँ पे, मतलब कि अपने हिसाब से अब ये काम करना शुरू करती है। अब ये तो इनकी शुरुआत थी कि इन्होंने पॉलिटिकल मैटर में अपने टांग अड़ाए और इन्होंने मतलब भारतीय राजाओं को डिफीट किया, हराया। इसके बाद फिर क्या होता है कि अब यहाँ से इनका शासन शुरू होता है, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में इनका पावर बढ़ने लगता है। अब ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि ये 1773 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे रूल करती है। बाद में नाम इसके चेंज हो जाएंगे, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट करने लगेगी, लेकिन अभी हम फिलहाल इतना ही समझते हैं। 1773 से 1753 तक, 58 तक, ये जो टाइम पीरियड होता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। यानी कि इस टाइम पे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन करती, लेकिन सॉरी ये 18 है, लेकिन 1858 से 1947 तक ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश एम्परर, ब्रिटिश एम्परर का शासन चलता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक थी 1773 से 1758 तक। फिर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर नहीं रहा, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश एम्परर कह सकते हैं उनका शासन था। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट वन, और इसको कर देते हैं पार्ट टू। ठीक है, अब पार्ट वन पार्ट टू में हमने डिवाइड कर दिया। अब पार्ट टू के बारे में तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं पार्ट वन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं पार्ट वन के बारे में। ठीक है, अब पार्ट वन में जब हम आगे स्टडी करते हैं तो पार्ट वन में हम देखते हैं 1773। अब यहाँ से हमारी टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773। अब देखो, हम इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट, और इसमें आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा मिलेगा आपको चार्टर एक्ट। अब ध्यान से देखो, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर से यहाँ पे अपना शासन चलाती थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने पावर के हिसाब से क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, जब वो चलाती थी तो इसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अब यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। चार्टर एक्ट में क्या होता है, चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट का मेन डिफरेंस ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर है इनमें एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए क्या करती थी, अपने टाइम को बढ़ा देती थी। कि जैसे हम 1773 में आए, इसके बाद हम मतलब कि 1793,
1813, 1833, ऐसे करके इन्होंने क्या किया, टाइम को इंक्रीज करने का काम किया। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट में कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, ये कंट्रोल तो करते थे लेकिन इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, ये बस कंट्रोल करते थे और अपने रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते थे। अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के बीच डिफरेंस क्लियर हो गया। यानी कि एक बार और हम देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब रेगुलेट करना, चलाना। ये क्या कर रहे हैं, कंट्री में आए हैं, उसको चला रहे हैं, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब यहाँ पे क्या होता है चार्टर एक्ट में कि एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये अपना काम कर रहे हैं, प्रशासनिक काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बढ़ा दे रहे हैं, निश्चित समय के लिए। 10 साल, 20 साल, वैसे अक्सर देखा जाता है कि 20 साल के लिए ये टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है। अब इसके बाद सबसे डिटेल में हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1773 के बारे में जब हम रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया। यानी कि अब तक क्या था कि इंडिया में जितने भी रूल चलाए जा रहे थे वो राजा रानी या जो भी शासक है अपने मन से रूल बनाता था, चलाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि रूल बनाना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया के लिए क्या करेंगे हम, रूल बनाएंगे। अब रूल के अकॉर्डिंग ये चलने लगे। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इससे पहले क्या हुआ था, 1773 से पहले जो ये आते थे काफी धोखाधड़ी करते थे, खूब पैसा कमाते थे, अपने पर्सनली भी बाजार कर मतलब व्यापार करते थे। अब इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको जो कंट्रोल करने का काम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम हो गया। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या कर रही है, सब कुछ रिपोर्ट क्या करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। अब यहाँ पे क्या था कि हम देखते हैं कि 3 प्रेसिडेंसीज थी। जैसे अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे थी मद्रास, यहाँ पे बॉम्बे, और यहाँ पे थी आपकी कोलकाता। ये तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी। अब इन्होंने क्या किया कि अभी कोई विद्रोह हो जाए, कहीं कहीं रेबल हो जाए, तो बॉम्बे वाला अपना अलग सोच रहा है, जो जनरल है, यहाँ वाला अलग सोच रहा है, कलकत्ता वाला अलग सोच रहा है। इससे क्या होता था कि इनका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता था कि एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से इनको डिफीट का सामना करना पड़ रहा है। अब फिर क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये बताया गया कि अब जो कलकत्ता का यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो इन दोनों लोगों को कंट्रोल करेगा। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वो इन दोनों लोगों को कंट्रोल करेगा। अब यानी कि कंट्रोलिंग पावर कोलकाता के पास चलेगी, बंगाल के पास। अब वो इनको कंट्रोल करेगा, जैसे रूल रेगुलेशंस बनाएगा वैसे ये लोग चलेंगे। अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई जाती है। इस कलकत्ता में गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई जाती है। गवर्नर जनरल काउंसिल। अब इसमें 4 मेंबर होते हैं। अब 4 मेंबर का मतलब ये हो गया कि ये काउंसिल क्या होगी कि कोई भी अगर मैटर होता है तो गवर्नर अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता, इन 4 लोगों का विचार लेगा, उसके बाद कोई किसी भी डिसीजन पे पहुंच सकता है। पहला जो हमारा गवर्नर जनरल है इंडिया का,
बंगाल का, सॉरी, गवर्नर जनरल, वो थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग है पहले गवर्नर जनरल। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में, अब यहाँ पे हम कोलकाता कह रहे हैं लेकिन उस टाइम पे उसको कलकत्ता कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट होती है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये क्या करते थे, गिफ्ट लेने का काम करते थे, अपना पर्सनल ट्रेडिंग करते थे। यानी कि ये जो गिफ्ट एंड पर्सनल ट्रेडिंग है, पर्सनल ट्रेडिंग, यानी कि ये जो उपहार लेते थे ब्रिटिशर्स, या फिर अपना व्यक्तिगत व्यापार जो करते थे, उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत जो है कि गिफ्ट लेना और पर्सनल व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इतनी सी बातें हो जाती हैं। अब जब इतनी बातें हो जाती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ये। अब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि अब ये तो एक्ट आ गया, इनका काम अब चालू। अब इस एक्ट में क्या होता है कि कोई भी एक्ट जब आता है पहली बार, तो कंप्लीट तो होता नहीं है। तो इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि कैसे किसी चीज को सेटल किया जाए, यानी कि जो पुरानी हमारी गलतियां हैं उनको कैसे हम सेटल कर सकते हैं, तो ये लाया जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के में क्या होता है कि अभी तक क्या था कि हमारा रेवेन्यू यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं। जो रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसे जुडिशरी कह सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू और जुडिशरी को क्या किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग होगा और जुडिशरी क्या करेगी, अलग अपना काम करेगी। अब देखिए क्या होता है कि रेवेन्यू और जुडिशरी अलग अलग हो गई। इसी में क्या हुआ कि हिंदू एंड मुस्लिम, यानी कि हिंदुओं और मुस्लिम दोनों के लिए क्या किया गया, अपना पर्सनल लॉ लाया गया। यानी कि हिंदू हिंदू के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और मुस्लिम मुस्लिम के रूल के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, जैसा उनका रूल रेगुलेशन बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि अब जो रीजनल कोर्ट है, ये अब क्या कर सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। यानी कि रीजनल कोर्ट जो मैटर लेकर जा रही हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकती हैं। इससे पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल की काउंसिल में इनको करना पड़ता था अपील। गवर्नर जनरल की काउंसिल में इनको अपील करना पड़ता था। जबकि अब क्या है कि रीजनल कोर्ट्स डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती। अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं, रीजनल कोर्ट्स हो गया। इसके बाद आता है हमारा 1771 के बाद 1784। इस टाइम पे आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट।
अब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते? तो उस टाइम पे पिट्स, ये जो नाम है पिट्स, विलियम पिट, वो उस टाइम पे क्या थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अब इन्होंने क्या किया कि इस एक्ट को यहाँ पे पेश किया, मतलब प्रस्तुत किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और ये भी ऊपर जो 1781 और 1773 में जो एक्ट पास हुए थे, उनकी कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों हैं क्या। दोनों, कुछ लोग मानते हैं कि दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती है कि जितने भी ट्रेडिंग इश्यूज है, यानी कि व्यापार से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती है, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यह आपका पॉलिटिकल इश्यूज जितने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि जितने आपके राजनीतिक मुद्दे हैं, उनमें क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर्क करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रेडिंग इश्यूज में वर्क करेंगे। अब यहीं से क्या होती है, ये दो चीजें आ गई, इसी एक्ट के तहत ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, द्वैध शासन, स्टार्टिंग ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे यही से क्या होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है, कि हमने क्या किया कि रेवेन्यू यानी कि ट्रेडिंग डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, और पॉलिटिकल को अलग कर दिया, यानी कि हमने यहाँ से क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसीलिए क्या होता है, यहीं से हम मानते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले क्या थे, 4 मेंबर्स थे। अब इनको डिक्रीज करके 3 कर दिया गया, 3 मेंबर्स। यानी कि पहले कितने थे, 4, 1781 में हमने देखा, या 1773 में, कि 4 मेंबर्स होंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। लेकिन अब क्या किया गया कि इनको घटा करके 3 कर दिया गया, क्योंकि इससे बड़े इश्यूज आते थे। अब 4 हैं, 2-2 का मैटर हो गया, डिसीजन किसके फेवर में जाए, अब ये प्रॉब्लम्स आती थी। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, इसको दूर किया गया। अब हम देखते हैं 1786, यानी कि इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहे हैं आपके रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या हो रहा है, एक्ट जो आ रहे हैं, ये आपके कोई इंटरवल फिक्स नहीं है, 81 में आ गया, 84 में आ गया, अभी 86 में आ गया, तो इनका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अभी हम चार्टर एक्ट पे जब पढ़ेंगे तो उनका टाइम पीरियड आपको फिक्स मिलेगा, वहां पे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी जब आप चीजों को अच्छे से समझ लोगे। तो देखते हैं कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि पहले ये पोस्टेड थे अमेरिका में, इनकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। पहले ये पोस्टेड थे अमेरिका में,
अमेरिका में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो इनको डिफीट का सामना करना पड़ा, ये हार गए थे। अब ये हार गए थे वहां पे हारने के बाद अब भाई जानते ही हो, इंसान हारेगा तो गुस्सा निकालेगा। फिर इनको वापस बुला लिया गया था इंग्लैंड, आ जाओ भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं रहा। फिर जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड के बाद इनकी पोस्टिंग जो है कि इंडिया में होती है। जब इंडिया में इनकी पोस्टिंग होती है और ये आते हैं तो सबसे पहली शर्त ये रखते हैं। अब यहाँ पे अमेरिका में वो हारे थे तो उनको पता था कि किन रीजंस की वजह से मैं हारा हूँ। अब वो यहाँ पे आकर गुस्सा निकाल रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो गवर्नर ऑफ काउंसिल की जो मीटिंग है, गवर्नर ऑफ काउंसिल, ये सॉरी काउंसिल ऑफ गवर्नर, काउंसिल ऑफ गवर्नर की जो डिसीजंस होंगे उसको मैं मानने के लिए बिल्कुल फोर्सफुल नहीं रहूंगा, मैं अपने मर्जी से भी कुछ कर सकता हूँ। ब्रिटिशर्स भाई चालाक है, हो सकता है कुछ नया रिवोल्यूशन ला सकता है। उन्होंने दे दी आजादी, लो भाई अपने मन का कर लो, हमें तो पैसे से मतलब है। इसके बाद क्या होता है कि कमांडर इन चीफ, अब इन्होंने बोला कि कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है, यानी कि भारत में जो सेना का सबसे बड़ा पोस्ट है, वो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आप सोचो कितना मतलब पावर दिखा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट चाहिए, और गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसके डिसीजन मानने के लिए मैं मतलब कि बाध्य नहीं हूँ। मेरे ऊपर है कि मैं मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता। इतना हो जाता है इनके साथ। अब फिर अपनी इतनी बातें लेकर ये शासन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि आता है आपका चार्टर एक्ट। सेवनटीन नाइनटी थ्री। अब देखिए आपका आ गया चार्टर एक्ट। अब जब चार्टर एक्ट आ गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, अभी मैंने पीछे बताया था कि चार्टर एक्ट का मतलब कि एक फिक्स पीरियड के लिए अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, एक ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि 20 सालों के लिए अब आप अपना शासन करोगे। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, मोनोपोली, मोनोपोली किसको दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दिया गया 20 ईयर्स के लिए। अभी मैं आपसे कह रहा था ना आएगा कुछ टाइम, अब 20 ईयर्स के लिए इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दिया। लो भाई व्यापार करो आप, यहाँ पे कोई इंटरफियर करने नहीं आएगा। अब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही ट्रेड कर सकते हैं जो वहां से आए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे। अगर कोई वहां से बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के या बिना पार्लियामेंट की परमिशन के आ जाता है तो वो ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इनकी क्या कर दी गई, मोनोपोली, एक अधिकार दे दिया गया। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि अब तक ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जितने भी आ रहे थे उनको ये ब्रिटेन अपने पैसे में से देते थे सैलरी। अब भी इन्होंने कहा कि भाई बस, अब जो इनको ब्रिटिशर्स को पेमेंट होगी, ब्रिटिशर्स की जो पेमेंट होगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब इंडियन ब्रिटिशर्स की जो पेमेंट होगी वो अब इनके रेवेन्यू से दी जाएगी। अब इंडियन गवर्नमेंट की रेवेन्यू से इनको टैक्स मतलब वो दिया जाने लगा। अब भाई इनको और सही हो गया। इतना होने के बाद फिर अब इतने में इनकी बात खत्म हो जाती है। फिर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो ही बातें थी, आगे हम देखते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। अब देखो चार्टर एक्ट कब आया था, 1793 में। अब 20 साल बीत चुके हैं, इनको मोनोपोली मिल गई थी। अब ये आते हैं
1813 में पूरा आराम से आएंगे। जो इन्होंने मोनोपोली यहाँ पे दिया था, यहाँ पे जो इन्होंने मोनोपोली दिया था, अब यहाँ पे मोनोपोली बैन कर दी गई। मोनोपोली बैन, यानी कि मोनोपोली को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन लगा दिया गया कि मोनोपोली अब नहीं रहेगी। लेकिन इन्होंने दो चीजों पे छूट ले ली, दो चीजों पे। एक तो होता है चाय, चीन के साथ व्यापार, ट्रेड विथ चाइना। चाइना के साथ इन्होंने, और फिर टी। अब इन्होंने देखा कि भाई चाइना के साथ उस टाइम पे जो इनका ट्रेड चल रहा था अफीम वफीम का, ओपियो, ओपीक्यू, काफी बढ़िया चल रहा था। अब इंडिया से टी के बारे में बहुत अच्छा चल रहा था, विवेश जो है दोनों। अब इन्होंने अपनी मोनोपोली को इस दोनों पे कंट्रोल में रखा कि भाई चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों कामों को हम अभी भी अपने मोनोपोली के अकॉर्डिंग ही करें, दूसरे किसी को इंटर नहीं होने देंगे। बाकी आपको जो करना है करो। ये तो इनको मिल गया। इतना करने के बाद क्रिश्चियन मैसेनरीज, अब ये क्रिश्चियंस थे। अब इन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन मैसेनरीज को प्रमोट करने लगे। आप आओ इंडिया में, क्रिश्चियनिटी को एडवर्टाइज करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करो, अट्रैक्ट करो कि आप क्रिश्चियन मैसेनरीज या क्रिश्चियन को आप फॉलो करने लगो, आपको पैसे दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लालच दो। ये पहली बार हो गया। इसके बाद क्या होता है यहीं पे, अब थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए देते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 लाख रुपए परमिट करते हैं। ठीक है। अब 1 लाख रुपए इन्होंने एजुकेशन के लिए देने शुरू कर दिए। इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 20 साल बाद फिर एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसके पॉइंट्स हम देखते हैं। चार्टर ऑफ 1833 में बताया गया कि सबसे पहले मोनोपोली टोटली फिनिश, टोटली बैन। यानी कि जो इनको हमने पिछली बार छूट दे दी थी 1813 में, एकाधिकार रहेगा आपका चाय और चीनी के साथ, सॉरी चीन और चाय के साथ, लेकिन ये अब खत्म। आपको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं रहेगा, बैन नहीं है। दूसरा बात इनको दे दिया गया कि इसी टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर था अभी तक, बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसको जाना जाएगा नोन एज, अब यहाँ पे इनको जाना जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब इनको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का था, अब भारत का हो गया। यानी कि अब तक क्या था, इनका जो राज्य था, शासन था, ये लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, इनका लगभग कंट्रोल हो चुका था, इसलिए इन बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया। इसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल थे फर्स्ट, इनका नाम था लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक, अब इनका नाम लॉर्ड विलियम वेंटिक था, पहले गवर्नर जनरल थे 1833।
ओके। अब इसके बाद देखो, अब 1833 अगर मान लेते हैं हम कि ये मिड टाइम है, तो इसके पहले के जो रूल्स थे, यानी कि 1833 के पहले के जो रूल्स थे, उन्हें रेगुलेटरी लॉ के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटरी लॉ, यानी कि ये केवल रेगुलेट करने का काम करते थे। इसके बाद का जो रूल है, इसको एक्ट का नाम दिया जाने लगा, यानी कि ये क्या है, आप एक तरीके का एक्ट है। अब एक्ट हो गया। इसके बाद अब यहीं पे ये लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। अब ये क्या करते हैं कि ओपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कि मतलब कि जो कंपटीशन है, जो सिविल सर्वेंट है हमारे, वो ओपनली अब इलेक्ट न जा किया जाकर, उनको अपॉइंट न करके, अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे, और वो इंडियन और ब्रिटिशर्स दोनों के लिए होना था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बस ट्राई किया था, ट्राई किया था। ये क्या हुआ, नॉट सक्सेस, या नॉट पास, पास नहीं हो पाया था ये। बस इन्होंने अभी ट्राई किया, ये पास नहीं हो पाया, आगे फिर ट्राई करेंगे। अब इन्होंने फिर यहीं पे एक बात और अनाउंस कर दिया कि पूरी कंट्री के लिए एक बजट होगा, वन बजट फॉर द कंट्री। मतलब पूरी कंट्री के लिए एक ही बजट होगा, एक ही बजट से पूरी कंट्री चलाई जाएगी। अब यहाँ यहीं पे क्या होता है कि लॉ कमीशन लाया जाता है, विधि आयोग। अब विधि आयोग लाया जाता है, तो लॉर्ड मैकाले क्या होता है कि उस टाइम पे विधि के सबसे बड़े ज्ञाता होते हैं उस टाइम पे, तो इनको लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को क्या कहा जाता है, विधि का अध्यक्ष बनाया जाता है, और इसी के तहत स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया जाता है। स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा को बैन कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग पे जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। इसके बाद सबके लिए क्या हो गया, ओपन कंपटीशन हो गया सिविल सर्विसेज के, लेकिन ये ट्राई किया गया था, पास नहीं हो पाया। पूरी कंट्री के लिए एक बजट होगा, एक विधि आयोग होगा, लॉ कमीशन, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में होगा। स्लेवरी सिस्टम को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। इसके बाद हमारा देखते हैं अगला क्या है, चार्टर एक्ट 1853। फिर 20 साल बीत गए, फिर चार्टर एक्ट आया। अब इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो मैकाले कमेटी इस्टेब्लिश की गई, पहला पॉइंट। मैकाले कमेटी, मैकाले कमेटी इस्टेब्लिश की गई किस बात के लिए, कि 1854 में सिविल सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ओपन कंपटीशन होगा। यानी कि क्या किया गया कि मैकॉले कमेटी स्टैब्लिश की गई 1854 में, और यहाँ पे क्या गया, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की तैयारी शुरू हो गई, पूरी हो गई, कि अब भाई ओपन कंपटीशन होगा, तभी ये आगे बढ़ेगी बात। इसके बाद क्या होता है कि लेजिस्लेटर, फिर यहाँ पे देखते हैं कि लेजिस्लेटर
अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग कर दिया गया, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। अलग से क्या किया गया, भारत के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानमंडल या विधान परिषद बनाया गया। इसी को बाद में चलकर हम क्या बोलते हैं, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अब इतना तो हो गया। अब जब मिनी पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटर हो गया, तो यहीं पे क्या होता है, जो प्रांतीय राज्य है, रीजनल जो प्रोविंसेस है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन होने लगा। यानी कि जो प्रांतीय राजा था, अब तक क्या होता था कि कोई कोई राजा रानी है वही चूज करेगा, लेकिन अब जो लोकेलिटी के लोग थे उनको भी अधिकार हो गया कि वो अपना चूज कर सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। लेजिस्लेचर आ गई है, अब तो रूल बनेगा ही। तो ये सब बातें थी। अब आगे के सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया हमने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 हो गया, 1773 से 1853। अब आगे का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट बनाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।